प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है मुग़ल साम्राज्य का पतन या मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। आपको पता है मुग़ल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी और उसके उत्तराधिकारी अकबर के समय में मुग़ल साम्राज्य उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया था, क्योंकि अकबर एक बहुत ही योग्य शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, जिसने इस साम्राज्य को विस्तृत करने के साथ साथ एक अच्छा शासन प्रबंध प्रदान किया और उसको चहुं ओर से सुरक्षित करके प्रगति के शिखर पर पहुंचाया। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ये महान मुग़ल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पतन की प्रक्रिया पहले से भी अधिक तीव्र हो गई। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, वो इसके पतन को रोकने में नाकामयाब रहे। इसलिए एक महान मुग़ल साम्राज्य जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य था, उसका विघटन हो गया या उसका पतन हो गया। मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कारण वो जिनके लिए औरंगजेब जिम्मेदार था और एक कारण वो जिनके लिए औरंगजेब प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं था। आपको एग्ज़ाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, या तो ये आता है कि उन कारणों का वर्णन करो जिससे मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ जिनके लिए औरंगजेब जिम्मेदार था, या उन कारणों का वर्णन करो जिससे मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ जिनके लिए औरंगजेब जिम्मेदार नहीं था। तो उसमें दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। एक वो कारण जिसमें औरंगजेब जिम्मेदार था उसमें वो लिखना है, और जिसमें लिखा है कि औरंगजेब जिम्मेदार नहीं था उसमें दूसरा आपने लिखना है कि औरंगजेब जिम्मेदार नहीं था। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करो, तो उसमें आप दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने क्वेश्चन को समझना और उस हिसाब से उस उत्तर को आपने अटैम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो इन मुग़ल साम्राज्य के पतन के जो कारण हैं जिनको हमने दो भागों में बांट लिया, उनको अब हम पढ़ लेते हैं आगे विस्तार से। तो सबसे पहले वो कारण जिनके लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए हम पहले ही कह चुके हैं कि ज़्यादातर जो जिम्मेदारी थी या प्रमुख जिम्मेदारी थी वो औरंगजेब की थी, क्योंकि उसने ऐसे अनेक मूर्खतापूर्ण कार्य किए जो कि मुग़ल साम्राज्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हुए, और इसके कारण मुग़ल साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया और एक समय के पश्चात मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से भारत से समाप्त हो गया। जो एक लंबे समय से यहाँ पर शासन चल रहा था, अब उसका अंत हो गया। इसके जो कारण हैं उसमें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कारण है औरंगजेब की अति केंद्रीकरण की नीति। ठीक है, औरंगजेब एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक आपको पता है कौन होता है? जिसके पास सभी अधिकार होते हैं, सभी शक्तियां होती हैं, उसके ऊपर कोई भी अंकुश लगाने वाला नहीं होता। छोटे से छोटे निर्णय उसके द्वारा लिए जाते हैं। वही न्यायाधीश होता है, वही सेनापति होता है, वो निरंकुश शासक होता है। ठीक है, तो औरंगजेब भी एक निरंकुश शासक था। उसने पूरे साम्राज्य के अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। छोटी से छोटी शक्ति भी उसने अपने हाथ में रखी थी। हर निर्णय उसी के द्वारा लिया जाता था। सब कार्य वह स्वयं करता था और उनमें हस्तक्षेप करता था। जितना कहा जाता है कि कठोर केंद्रीकरण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ सत्ता का, वैसा पहले कभी भी किसी मुग़ल बादशाह के शासनकाल में नहीं हुआ था। इस केंद्रीकरण की नीति के भयंकर परिणाम निकले। मंत्री और राज्य के दूसरे अधिकारी जो थे वो अपने प्रशासकीय कार्य करने की क्षमता को खोने लगे, क्योंकि उनसे कोई काम भी नहीं करवाया जाता था। औरंगजेब स्वयं छोटी से छोटी जिम्मेदारी स्वयं निभाता था, क्योंकि उसको किसी पे विश्वास ही नहीं था। स्वयं सारी जिम्मेदारियां उसने अपने हाथ में ली थी। तो अब जो योग्य कर्मचारी थे वो कोई काम ही नहीं कर रहे थे, तो उनकी जितनी भी क्षमता थी वो नष्ट हो रही थी। इससे प्रशासन संबंधी सारी जिम्मेदारियां औरंगजेब के ऊपर आ गई। जब तक तो औरंगजेब युवा था या जब तक उसमें शक्ति थी, तब तक तो उसने सभी प्रशासकीय कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। सभी कार्यों के ऊपर बड़ा अच्छा नियंत्रण बना के रखा। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे वो वृद्ध होता गया, उसकी उम्र बढ़ती चली गई। अब उससे उतना काम नहीं होता था जितना कि वो पहले की अवस्था में करता था। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसके काम में शिथिलता आनी शुरू हो गई। प्रशासन का जो कार्य था वो अब
क्या हुआ, बिगड़ने लगा, क्योंकि पहले तो औरंगजेब का उसके ऊपर नियंत्रण था, लेकिन अब वो उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी स्फूर्ति नहीं थी, इसलिए वो इतना अधिक काम नहीं कर सकता था। और उसके मंत्री जो पहले जिनको जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, अब वो अनुभवहीन हो गए थे, क्योंकि उनको कार्य करना ही नहीं आता था, उनसे कभी कार्य लिया ही नहीं गया। तो ऐसे अनुभवहीन मंत्री जो थे वो अपने सत्ता को संभालने में असमर्थ थे। वो कैसे संभाल सकते थे प्रशासकीय जिम्मेदारियों को, जब उनको पहले कभी दी नहीं और उनको कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वो इस कार्य को करने में असमर्थ थे। इसलिए क्या हुआ, चारों तरफ अराजकता और अशांति फैलने लगी, और ऐसे साम्राज्य का पतन होना आवश्यक है। ऐसा साम्राज्य कभी भी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसमें चारों तरफ अशांति और अराजकता फैलेगी तो ऐसे साम्राज्य का पतन होना निश्चित ही है। तो महान मुगल साम्राज्य का भी पतन हो गया औरंगजेब की केंद्रीकरण की नीति के कारण। दूसरा है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब गैर मुसलमानों के प्रति बहुत ही कठोर नीति अपनाई, उनके प्रति असहनशीलता की नीति अपनाई। उससे पहले जितने भी शासक थे मुगल वंश के, उन्होंने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई थी, लेकिन औरंगजेब ने असहनशीलता की नीति अपनाई। उसने हिंदुओं के बहुत से मंदिरों और उनकी मूर्तियों को नष्ट करवा दिया गया। राज्य के उच्च पदों पर से सभी हिंदू मंत्रियों को हटा दिया गया। 1679 ईस्वी में उसने फिर से जजिया कर को लगा दिया, जो कि अकबर ने अपने शासनकाल में हटाया था। हिंदुओं की शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में सम्मिलित किया जाने लगा। उनके धार्मिक रीति रिवाजों पर नियंत्रण लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। राजपूत, मराठे, जाट, सिख और सतनामी, इन सबसे दुखी आकर अंग्रेज़ों के कट्टर शत्रु बन गए और उसके विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो ऐसे साम्राज्य का पतन होना कोई कठिन काम नहीं था। तीसरा है राजपूतों से दुर्व्यवहार। राजपूताना की एक सबसे शक्तिशाली जाति थी। अकबर ने इस बात को समझ लिया था, इसलिए उसने राजपूतों के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाया और उनके साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाकर उनको अपना राजभक्त बना लिया था। और उनकी जो आपस की मित्रता थी उसके कारण मुगल साम्राज्य को बहुत अधिक लाभ हुआ। उन्होंने अपना खून बहाकर भी मुगल साम्राज्य की रक्षा की, अपने प्राण लगा दिए मुगल साम्राज्य की सुरक्षा में, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बहाकर मुगल साम्राज्य की रक्षा की। जो लंबे समय से शत्रु थे अब वो मित्र बन गए थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, उसने ऐसी राजभक्त जाति के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया। उनके मंदिरों को तोड़ दिया गया, उनकी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, राजपूतों के शासक अजीत सिंह का अपमान किया गया, जसवंत सिंह की विधवा रानियों को शाही महल में या शाही हरम में धकेल दिया गया, राजपूतों के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया गया। उसकी इस मूर्खतापूर्ण नीति के कारण मुगल साम्राज्य के ऊपर विनाशकारी प्रभाव पड़े। राजपूत जो कि लंबे समय तक मुगलों के संरक्षक बने रहे थे, अब उन्होंने मुगल साम्राज्य की जड़ों को काटना आरंभ कर दिया। तो औरंगजेब की जो राजपूतों के प्रति शत्रुता की नीति थी उसने भी मुगल साम्राज्य के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। फिर है मराठों से दुर्व्यवहार। औरंगजेब ने अन्य जातियों की तरह मराठों के साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार किया। उसने उनको पराजित करने के लिए अपने जीवन का एक लंबा समय व्यर्थ नष्ट कर दिया। समय के साथ साथ मुगल साम्राज्य को जन और धन का भी नुकसान उठाना पड़ा। औरंगजेब चाहता था मराठों से मित्रता करके उन्हें अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना मित्र बना सकता था और उनका सहयोग प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने उनसे मित्रता ना करके शत्रुता अपनाई और अपना बहुमूल्य समय और धन जो था उसको नष्ट कर दिया। जब मराठा सरदार शिवाजी उसके दरबार में आए तो उसने उनका भी भारी अपमान किया और ना सिर्फ अपमान किया बल्कि उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। तो ऐसी मराठा शक्ति जो कि वीर और स्वतंत्रता प्रेमी थी, वो शिवाजी के इस अपमान को कैसे सहन कर सकती थी।
इसलिए उन्होंने मुग़ल प्रदेशों में जाकर भयंकर लूटमार की और बहुत से क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तो मराठों की जो ये कार्यवाहियाँ थी उससे भी मुग़ल साम्राज्य को बहुत अधिक नुकसान हुआ और पतन की ओर अग्रसर हुआ। 5वां है सिखों से दुर्व्यवहार। औरंगजेब, जैसे आपको पहले बताया कि गैर मुसलमानों के प्रति उसने असहनशीलता की नीति अपनाई। इसी के अंतर्गत उसने पंजाब के सिखों के प्रति भी शत्रुता की नीति अपनाई। पंजाब में सिखों की शक्ति बढ़ रही थी जिसे वो सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने 11 नवंबर 1675 ईस्वी को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद कर दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिखों की शक्ति पंजाब में बढ़े, इसलिए उनका दमन करने के लिए उसने 9वें गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद कर दिया। इससे सिख नाराज़ हो गए और वो भड़क उठे। उन्होंने मुग़लों के अत्याचारी शासन का अंत करने का निश्चय कर लिया और ये भी उन्हें अब स्पष्ट हो गया कि अपने धर्म की अगर रक्षा करनी है तो उन्हें शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। उनके 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी को बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की और इसके साथ उन्होंने एक ऐसी बलिदानी जाति को जन्म दिया जिसने पंजाब से मुग़लों का नामो निशान मिटाकर रख दिया और मुग़ल साम्राज्य के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। फिर है औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब की दक्षिण नीति भी मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थी। उसने गोलकुंडा और बीजापुर की रियासतों को मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए और इसके साथ साथ मराठों की शक्ति का दमन करने के लिए लगभग अपने जीवन के 25 वर्ष दक्षिण में व्यतीत किए। दक्षिण में विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने अपनी संपूर्ण सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति दांव पर लगा दी। वो किसी भी तरह से दक्षिण भारत को विजय करके अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था और यही उसकी जो दक्षिणी नीति थी उसके लिए घातक सिद्ध हुई। ना सिर्फ उसके साम्राज्य के लिए बल्कि उसके अपने शरीर के लिए भी ये नीति घातक सिद्ध हुई। इससे उसे जन और धन की हानि हुई और लंबे समय तक अपनी राजधानी से अनुपस्थित रहने के कारण उत्तरी भारत की शासन व्यवस्था भी बिगड़ गई। यहाँ के गवर्नरों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। राज्य में स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे जिससे अराजकता और अशांति फैल गई। औरंगजेब इस स्थिति को संभालने में असमर्थ रहा। उसने अपने गलत निर्णयों से दक्षिण नीति के द्वारा दक्षिण भारत को तो खोया ही खोया, इसके साथ साथ उसने उत्तरी भारत के राज्य को भी गंवा दिया। कहा जाता है उसके बारे में ये कथन सत्य सिद्ध होता है कि सब कुछ जीतने के प्रयास में उसने सब कुछ खो दिया। अगर वो चाहता तो उत्तरी भारत के साम्राज्य से संतुष्ट रहता, लेकिन दक्षिणी भारत को विजित करने के चक्कर में उसने उत्तरी भारत के राज्य को भी खो दिया। फिर है औरंगजेब का संदेहशील स्वभाव। औरंगजेब एक संदेहशील स्वभाव का व्यक्ति था, मतलब सभी के ऊपर शक करता था, किसी पे विश्वास नहीं करता था। उसने अपने मंत्रियों और यहाँ तक कि अपने जो शहजादे थे उसके पुत्र थे उन पर भी वो विश्वास नहीं करता था। सभी को संदेह की दृष्टि से या शक की दृष्टि से देखा करता था और इसीलिए उसने उन सभी के ऊपर गुप्तचर नियुक्त किए हुए थे। शासन प्रबंध में जैसे आपको पहले बताया था कि उसने कभी भी किसी का सहयोग नहीं लिया, ना तो अपने उच्च अधिकारियों का, ना अपने शहजादों का, ना ही अपने मंत्रियों का, और ना ही अपने शहजादों को कभी उच्च पदों पर नियुक्त किया। इसलिए औरंगजेब के शहजादे जब उनको कभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी तो हर चीज़ से वंचित रहे, जैसे राजनीतिक ज्ञान, सैनिक अभियान, आक्रमण, प्रशासन संबंधी शिक्षा और शासन करने के अनुभव से वंचित रहे, क्योंकि उनको कभी ये जिम्मेदारियां सौंपी नहीं गई, इसलिए उनको कभी भी इन चीज़ों का ज्ञान नहीं हुआ। उनमें उत्तरदायित्व की भावना भी नहीं थी, क्योंकि उनको कभी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो कोई उत्तरदायित्व भी नहीं था। नीति निर्धारण करने की प्रवृत्ति नहीं थी उनकी, क्योंकि उनको कभी किसी कार्य के लिए स्वतंत्र छोड़ा ही नहीं गया, तो इसलिए उनको नीति बनाने का भी कभी मौका नहीं मिला।
और नए कार्य करने की भावना भी उनमें कभी उत्पन्न ना हो सके, क्योंकि उनको सब कुछ किया कराया मिलता था, औरंगजेब ने उनको कभी कुछ करने ही नहीं दिया, तो इसलिए वो भावना भी उनमें नहीं थी। तो इसलिए उनमें उत्साहहीन हो गए थे, वो कोई भी कार्य करने की उनमें इच्छा नहीं रही थी, बस किया कराया काम उनको मिल जाए, सिर्फ इसी की इच्छा उनको होती थी। तो औरंगजेब का जो संदेहशील स्वभाव था, या अपने शहजादों के ऊपर वो संदेह करता था या अविश्वास करता था, उससे उसके शहजादे उसके विरोधी बन गए और उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए। इन षड्यंत्रों के कारण, इन विद्रोहों के कारण साम्राज्य में अराजकता फैलने लगी और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब राज्य कार्य संभालने का अवसर आया तो अनुभवहीन होने के कारण वो इसको संभालने में असमर्थ रहे, जिससे साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचा। फिर है विशाल साम्राज्य। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था। इतने विस्तृत साम्राज्य पर नियंत्रण रखना बहुत ही मुश्किल कार्य था, और वो भी ऐसा समय जब यातायात और संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने दक्षिणी राज्यों को सिर्फ अधीनता स्वीकार करवाई और उनसे वार्षिक कर लेना स्वीकार करके उनके राज्य उन्हीं को सौंप दिए, लेकिन औरंगजेब ने उनको नष्ट करके उनको मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, जिससे मुगल साम्राज्य को बहुत अधिक नुकसान हुआ। इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण ना रखा जा सका, स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे, षड्यंत्र होने लगे, जिससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा और वह पतन की ओर अग्रसर हुआ। ये कारण थे जिनके लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। अब दूसरे कारण हैं जिनके लिए औरंगजेब प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं था। ठीक है, अब इन कारणों में से सबसे पहला है उत्तराधिकार के नियम का ना होना। हर राज्य में जैसे उत्तराधिकार संबंधी नियम होता है कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, या कोई शासक अपने जीवन काल में ही घोषणा कर दे कि उसकी मृत्यु के पश्चात कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन मुगलों में उत्तराधिकार संबंधी कोई भी निश्चित नियम नहीं था। इसलिए प्रत्येक शहजादा अपने आप को साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। इसीलिए जब कभी बादशाह की मृत्यु हो जाती थी तो राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए शहजादों में युद्ध आरंभ हो जाता था, शक्ति परीक्षण के लिए, कि जो शक्तिशाली होगा, जो विजित होगा, वही शासक बनेगा। साम्राज्य का नया बादशाह तलवार के ऊपर निर्भर करता था कि कौन अपनी तलवार के द्वारा अपने शत्रुओं को नष्ट करके या समाप्त करके राजगद्दी को प्राप्त कर सकता है। इस शक्ति परीक्षण में बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, बहुत से लोग मारे जाते थे, बहुत सा धन नष्ट होता था और साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध होता था। इन गृह युद्धों में बहुत से शहजादे और सैनिकों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था और इसके साथ साथ साम्राज्य में अराजकता भी फैल जाती थी। इसलिए उत्तराधिकार संबंधी नियम ना होना भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। दूसरा है औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना। वो अब सुरा और सुंदरी में व्यस्त रहते थे। बहादुर शाह प्रथम शाह ए बेखबर के नाम से प्रसिद्ध था, मतलब उसको राज्य से कोई लेना देना नहीं था। शाह ए बेखबर था अपने शासन से। एक और था जहांदार शाह, कहा जाता है कि वो एक वेश्या जिसका नाम लाल कंवर था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोहित था। उसने अपने शासन प्रबंध की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उस वेश्या लाल कंवर के रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। कहा जाता है कि राज दरबार में मदरा के दौर चलते रहते थे और नर्तकियों के घुंघरू बजते रहते थे। इतना महान साम्राज्य जो था, जो इतना आर्थिक रूप से समृद्ध था, उस सारे खजाने को उसने इनके ऊपर लौटा दिया। फिर उसके बाद एक और शासक था फारूक सियर, जिसमें दृढ़ संकल्प की कमी थी, आत्मविश्वास नहीं था, कठोर निर्णय नहीं ले सकता था और उसके साथ साथ उसमें नैतिक बल का भी अभाव था। फिर उसके बाद एक अन्य शासक था मोहम्मद शाह। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह तो इतना अय्याश और विलासी था कि प्रजा में भी वो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था, मोहम्मद शाह रंगीला। ऐसे अयोग्य और निकम्मे उत्तराधिकारी विशाल मुगल साम्राज्य को संभालने में सक्षम नहीं थे और ना ही वो इसकी सुरक्षा कर सकते थे। तो इसलिए ऐसे
अयोग्य और दुर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों मुगल साम्राज्य का पतन होना कोई गलत बात नहीं थी। इनके हाथों में मुगल साम्राज्य का पतन होना निश्चित ही था। फिर है मुगल अमीर। मुगल अमीरों का भी नैतिक पतन हो चुका था। वो स्वार्थी हो चुके थे और उन्होंने भी मुगल साम्राज्य के पतन में मुख्य भूमिका निभाई। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में इन्हीं अमीरों ने मुगल साम्राज्य का गौरव बढ़ाने में अपनी जी जान लगा दी थी। लेकिन बाद के मुगल बादशाहों के समय मुगल अमीरों का भी नैतिक पतन हो गया। वे भी बादशाहों की तरह भोगविलासी जीवन व्यतीत करने लगे और मुगल प्रशासन को या मुगल साम्राज्य को इन कार्यों से गहरा आघात लगा। इसके साथ साथ ये जो अमीर थे वो कई गुटों में बंट गए थे जो आपस में ईर्ष्या करते थे और इसी ईर्ष्या के चलते वो एक दूसरे को मौत के घाट उतारने से भी नहीं चूकते थे। कुछ गुट अपने सरदार के विरोधी गुटों की शक्ति को कुचलने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों के साथ भी गठजोड़ करने लगे। तो जब साम्राज्य षड्यंत्रों का अड्डा बन गया, कुचक्रों का अड्डा बन गया, तो उसका पतन होना या उसका बिखरना कोई बड़ी बात नहीं थी। इन सभी कुचक्रों और षड्यंत्रों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। फिर है मुगल सेना की दुर्बलता। किसी भी साम्राज्य की विशालता और उसकी सुरक्षा में सेना की मुख्य भूमिका होती है। इसी मुगल साम्राज्य को इतना विस्तृत करने और सुरक्षित रखने में यहाँ की सेना का मुख्य हाथ था। लेकिन समय के साथ साथ मुगल सेना दुर्बल हो गई और इस दुर्बल सेना के द्वारा मुगल साम्राज्य को संभाल कर रखना बहुत ही मुश्किल हो गया। सेना में अलग अलग टुकड़ियां थी जो अलग अलग मनसबदारों के द्वारा भर्ती की जाती थी। मनसबदारी प्रथा जो थी वो एक दोषपूर्ण प्रथा थी। मनसबदारों के सैनिकों में ना तो एक समान अनुशासन होता था, ना ही कुशलता होती थी और ना ही उनमें आपसी कोई तालमेल होता था, ना ही एक समान शस्त्र चलाने की कला थी उनमें, ना ही उनको एक जैसा प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके साथ साथ जो सेना थी वो सिर्फ अपने मनसबदारों के प्रति वफादार होती थी, क्योंकि उनके पास रहते थे, उनसे वेतन लेते थे, उन्हीं को अपना सुख दुख बताते थे, तो इसलिए वो उनके ही वफादार होते थे और बादशाहों के आदेशों की पालना भी नहीं करते थे। उत्तरकालीन मुगल शासकों के समय में जो उच्च पदों पर नियुक्त सैनिक थे वो काफ़ी विलासी और चरित्रहीन हो गए थे। कहा जाता है कि जब वो युद्धों में जाते थे तो अपने साथ बहुत से दास दासियों, अपनी स्त्रियों और वेश्याओं को भी अपने साथ ले जाते थे। वो वीरों के जैसा कम और विलासी जीवन अधिक व्यतीत करते थे। तो ऐसे सैनिकों के द्वारा मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल काम था और मुगल साम्राज्य का पतन होना निश्चित था। फिर है आर्थिक दुर्बलता। मुगल साम्राज्य पहले आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था। चारों तरफ प्रगति थी, चारों तरफ विकास हुआ और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल थे। शासकों ने कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों की तरफ विशेष ध्यान दिया और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। लेकिन अब मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण उसकी आर्थिक दुर्बलता थी। अकबर के बाद मुगल शासकों ने कृषि, व्यापार, उद्योगों की तरफ ना तो ध्यान दिया और ना ही कोई प्रोत्साहन दिया, जिससे राज्य की आय दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। इसके अतिरिक्त जहांगीर और शाहजहां ने राजकोष का अधिकतर धन व्यर्थ के युद्धों, रंगरलियों और भवनों को बनवाने में खर्च कर दिया। जब औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा तो उस समय राजकोष लगभग
खाली हो चुका था। इसको फिर से भरने की आवश्यकता थी, लेकिन औरंगजेब ने भी आर्थिक समृद्धि की तरफ ध्यान ना देकर अपना अधिकतर समय दक्षिणी अभियानों में व्यतीत किया, जिसके कारण जो बचा कुचा धन था वो भी समाप्त हो गया और इस साम्राज्य का पूरी तरह से उसने सर्वनाश कर दिया। धन के अभाव के कारण ना तो साम्राज्य का विकास हो सकता है, ना ही सेना की स्थापना की जा सकती है। सैनिकों को लंबे लंबे समय तक वेतन नहीं दिया जाता था। इन सभी कार्यों के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन होना आवश्यक था। फिर है विदेशी आक्रमण। मुगल शासन काल में उसके पतन के लिए विदेशी आक्रमणों की भी मुख्य भूमिका थी। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य दुर्बल होता चला गया, विदेशियों ने यहाँ पर आक्रमण करने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि अंदर अंदर मुगल साम्राज्य कमज़ोर खोखला हो गया है, तो इसलिए अगर इस समय आक्रमण किया जाए तो उसको पराजित करना बहुत ही आसान होगा। तो इसलिए उन्होंने आक्रमण करने शुरू कर दिए। इन आक्रमणकारियों में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली प्रमुख थे। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बुरी तरह से पराजित किया और उसने दिल्ली में भयंकर लूटमार की। कहा जाता है कि वो दिल्ली से लूटकर 70 करोड़ रुपए अपने साथ काबुल ले गया था, जिससे साम्राज्य को भारी जन और धन का नुकसान उठाना पड़ा। फिर नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली 1747 ईस्वी में लेकर 1768 ईस्वी तक उसने भारत पर 8 आक्रमण किए और इन आक्रमणों के फलस्वरूप उसने मुगलों का बहुत सा धन लूट लिया। इसके साथ साथ पंजाब के ऊपर उसने अपना अधिकार कर लिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण साम्राज्य को गहरा आर्थिक नुकसान हुआ और इसकी जड़ें खोखली होनी शुरू हो गई। इसके साथ साथ इन आक्रमणों से मुगल साम्राज्य या मुगल शासकों की कमजोरी भी सामने आ गई, जिससे अब दूसरे आंतरिक और बाहरी शत्रु जो थे उनको भी आक्रमण करने का साहस प्राप्त हुआ कि ऐसे कमज़ोर साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करना और उस पर विजय प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए उन्होंने भी अब आक्रमण करने की योजना बनानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद है लास्ट आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का उत्थान। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यही कंपनी, जो कि व्यापार करने के लिए आई थी, अब एक राजनीतिक संस्था के रूप में बदल चुकी थी, जिसको इंग्लैंड की सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त था। इसके अतिरिक्त कंपनी के जो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल साम्राज्य उस समय पतन की ओर अग्रसर हो रहा था और अंग्रेज जो थे वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। मुगल शासक अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति को रोकने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। ये थे सारे कारण जिनकी वजह से महान मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। लंबे समय तक जिसकी स्थापना बाबर ने की थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ और पूरी तरह से इसका भारत से पतन हो गया। धन्यवाद।